ऑलराइट, सो दिस इज़ आवर 7th वीडियो इन दी ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्थोपेडिक नेलिंग के बारे में। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे नेल्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, बट फॉर योर लास्ट मिनट रिविजन, एज आई ऑलवेज से, प्लीज़ फोकस ऑन टू दिस पिंक कलर का मार्क। ठीक है, जो हमने लगा के रखा है जगह जगह पे। ठीक है, लास्ट मिनट रिविजन के लिए आपको 2-3 नेल्स तो बहुत अच्छे से करने हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमल फेमोरल नेल, ठीक है, टीबियल नेल, ये सब करना है ज़रूर। ठीक है, ओके। तो चलो विदाउट फर्दर अडू इधर आ जाओ इंट्रामेडुलरी नेल के ऊपर में। और सबसे पहले आता है नेल का डेफिनेशन। किया तो किया, नहीं तो नहीं, कि ये इंटरनल स्प्लिंट है नंबर 1, जो कि क्या करता है, एक्सियल फोर्सेस को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन बोन टू दी अदर। ओके, सो द इंटरनल स्प्लिंट दैट अलाउज द एक्सियल फोर्सेस टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एंड ऑफ द बोन टू द अदर। ठीक है, फाइन। चलो उसके बाद में व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन में ना यार सब याद नहीं करना। देखो समझो इसको। इफ़ अ नेल इज़ गोइंग फ्रॉम, नाउ सपोज करो ये मेरा एल्बो है, इफ़ अ नेल इज़ गोइंग फ्रॉम द अपर पार्ट टू द लोअर पार्ट, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सिफेलोमेडुलरी। ठीक है, सिफेलोमेडुलरी। इसी तरीके से सपोज इफ अ पार्ट इज गोइंग फ्रॉम द लोअर पार्ट टू द अपर पार्ट, दैट इज कॉन्डाइलोसिफेलिक। फाइन, तो सिफेलोमेडुलरी, ऐसे ही कॉन्डाइलोसिफेलिक। फाइन, एंड देर इज समथिंग कॉल्ड एज सेंट्रोमेडुलरी नेल। देर इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, सेंट्रोमेडुलरी। सो सपोज दिस इज माई बोन के जो अंदर जा रहा है सेंट्रोमेडुलरी, अगर ऊपर से नीचे जा रहा है सिफेलोमेडुलरी, नीचे से ऊपर जा रहा है तो कॉन्डाइलोसिफेलिक, and there is one more that is called as interlocking nail. All these things are not very much important, but please remember, because आपको देते हैं वो एग्जाम में, के नेल देते हैं या प्रॉक्सिमल फिमोरल नेल देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रॉक्सिमल फिमोरल नेल इज सिफेलोमेडुलरी, ऐसे एफ से फिमोरल, ये पीएच वाला ये। ठीक है, डन। तो प्रॉक्सिमल फिमोरल, सिफेलोमेडुलरी, एंड सेंट्रोमेडुलरी में कौन है, के नेल। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नाउ द क्लासिफिकेशन का पार्ट भी इज द क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन कैसा हो सकता है, इट कैन बी लाइक दिस, क्लोवर लीफ, तो उसको अपन के नेल बोलते हैं। ठीक है, कुंशर्स क्लोवर लीफ नेल, के नेल। ठीक है, ऐसे ही वी नेल होता है, वो भी कुंशर्स वी नेल होता है। फिर आता है स्क्वायर शेपर्ड का नाम होता है तलवालकर्स स्क्वायर नेल। ठीक है, तो क्लोवर लीफ वाले को क्या बोलते हैं, कुंशर्स क्लोवर लीफ। ठीक है, उसके बाद वी को क्या बोलते हो, कुंशर्स वी नेल। देन स्क्वायर को वाले को क्या बोलते हो, तलवार कर्स स्क्वायर नेल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जनरेशन ऑफ नेल। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ नेल में क्या है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप समझो। फर्स्ट जनरेशन का मतलब होता है देर इज इंटरनल स्प्लिंटेज प्रेजेंट बट देर इज नो रोटेशनल स्टेबिलिटी। नाउ व्हाट डज दिस मीन, अगर आप के नेल या वी नेल को देखोगे ना, सपोज कीजिए कि सपोज करना है आपको कि ये देखो पेन में देखो। ठीक है, ये जो पेन का बॉडी है ना पूरा का पूरा, दिस इज़ एक्चुअली योर बोन, और ये मैंने इसमें डाल दिया नेल जैसे ही मैंने डाला तो ये ऐसे ऐसे घूम सकता है। ठीक है, तो इसमें ना रोटेशनल स्टेबिलिटी नहीं है। क्या नहीं है इसमें, रोटेशनल स्टेबिलिटी नहीं है। तो जिनमें रोटेशनल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होता, तो दैट इज़ द फर्स्ट जनरेशन नेल। अगर सेकेंड जो जिसमें के नेल और वी नेल आता है, ठीक है, अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करें ना, तो सेकेंड जनरेशन के अंदर में कौन से नेल्स आते हैं, जिनमें रोटेशनल स्टेबिलिटी है, और मोस्टली उनको कहाँ से इंसर्शन करते हो, पायरिफॉर्मिस फोसा से, जिसका एग्जाम्पल क्या है, इंटरलॉकिंग नेल। क्या एग्जाम्पल है, इंटरलॉकिंग नेल। फिर आता है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या आता है, पी एफ एन। नाउ व्हाट इज पी एफ एन, दैट इज द प्रॉक्सिमल फिमोरल नेल। या फिर आता है रेकॉन नेल, दैट इज रिकंस्ट्रक्शनल नेल। या फिर आता है आई एम आई एल, दैट इज इंट्रामेडुलरी इंटरलॉकिंग नेल। दीज आर दी थर्ड जनरेशन नेल्स। ठीक है, जिनकी एंट्री कहाँ से होती है, ट्रोकैंटर से, एंड नॉट फ्रॉम दी पायरिफॉर्मिस फोसा। ठीक है, तो जिनकी रोटेशनल स्टेबिलिटी नहीं है, फर्स्ट जनरेशन। रोटेशनल स्टेबिलिटी पायरिफॉर्मिस, सेकंड जनरेशन। IMIL जिनकी ट्रोकेंट्रिक एंट्री है, या PFN, ठीक है, ये थर्ड जनरेशन है। फाइन, अच्छा अब ये IMIL को इतनी रोटेशनल स्टेबिलिटी कैसे मिलती है जी, क्योंकि सपोज करो कि मैं ये इस रिफिल को इस बॉडी के अंदर डालूं और यहाँ बाहर से स्क्रू लगा दूं, तो बोन मूव कर पाएगी क्या, नहीं मूव कर पाएगी। फाइन, so they have got IMIL have got holes, screws pass through it and give the rotational stability. Fine, okay, now there is something called as working length of the nail, very important for postgraduates and least important for undergraduates. What does this mean, that suppose कीजिए कि यहाँ पर आपको फ्रैक्चर है, ठीक है, ये बोन है और यहाँ पर आपको फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर फिक्स करने के लिए आपने क्या लगाया, यहाँ पर एक प्लेट लगाया है। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फ्रैक्चर, वन अबव वन बिलो,
वेयर द मेटल इज गोइंग टू फॉर्मली ग्रिप द बोन, ठीक है। अब जितना ज़्यादा वर्किंग लेंथ होगा ना, जितना ज़्यादा वर्किंग लेंथ होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, उतनी ही ज़्यादा बेंडिंग, सॉरी उतनी ही कम बेंडिंग स्टिफनेस होगी, ठीक है, फाइन। तो नीचे पढ़ोगे बेंडिंग स्टिफनेस, टॉर्शनल स्टिफनेस, वो दैट्स complete thing for the PG and not for the UG. But what is important for UG is the hoop stress. Now what is hoop stress? See, when a nail is inserted into the medullary canal, a circumferential expanding force is acted on the cortex, ठीक है। जैसे सपोज करो कि ये नेल है और ये बोन है और मैं नेल को डाल रहा हूँ इसके अंदर, तो एक सर्कमफरेंशियली एक फोर्स लग रही है कॉर्टेक्स पे, दैट मे लीड टू द फ्रैक्चर ऑफ द बोन। समझ में आ गया? तो दैट इज कॉल्ड एज हुप स्ट्रेस. Now, what is dynamization of the nail? Now, dynamization of the nail means कि micro movements possible हैं या नहीं है. Okay, so the production of micro movements at fracture site without any deformation when the limb is loaded is called as dynamization. ठीक है भाई, इधर उधर थोड़ा बहुत मूव कर सकता है नेल के, नहीं, that is the thing. ठीक है. All right, now let's come on to the next nail that is called as Talwalkar square nail. Talwalkar square nail का क्या है, देखो ध्यान से समझो इसको. उसका वन एंड जो होता है वो थ्रेडेड होता है, जहाँ से हम इंसर्ट करेंगे बोन में, और जो अदर एंड होता है वो टंग शेपेड रहता है रेडियस स्क्वायर नेल में. एंड ट्रोकार, ट्रोकार मीन्स जैसे सुई धागा वाली सुई होती है ना, उसमें गैप रहता है. सो दैट इज़ द ट्रोकार, दैट इज़ फॉर द अल्नार स्क्वायर नेल. तो आपको समझ में आएगा जब आप उठाओगे स्क्वायर नेल को, तो अगर उसमें ट्रोकार टिप है तो दैट इज़ अल्नार स्क्वायर नेल. अगर उसके अंदर जो हेड है, एंड है, दूसरा एंड वो टंग शेपेड है, तो रेडियस स्क्वायर नेल. ठीक है, फाइन. चलिए, अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इसका प्रिंसिपल होता है 3 पॉइंट फिक्सेशन. जब मैं आपको टेंस वायर पढ़ाऊंगा तो उसमें भी हम लोग बात करेंगे 3 पॉइंट फिक्सेशन, तो वहाँ पर अच्छे से हम समझेंगे. ठीक है जी. चलिए, अब स्क्वायर नेल कहाँ डालते हैं? जैसे आपको अभी ऊपर बता दिया, रेडियस में, अल्ना में, ठीक है, देन फिबुला में, ओके, देन ह्यूमरस में. तो पतली पतली बोन्स, रेडियस, अल्ना, फिबुला, ठीक है, एंड देन ह्यूमरस के अंदर में. ठीक है, चलिए अब आप आ जाइए इसके राइट साइड के ऊपर में, जहाँ हम लोग बात करेंगे टिबियल नेल के बारे में. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका एंगल है. चलिए, टिबियल नेल, IMIL, दैट इज इंट्रा मेडुलरी इंटरलॉकिंग नेल. ठीक है, तो टिबियल नेल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आप इसके लोअर एंड को देखेंगे ध्यान से. लोअर एंड का जूम किया हुआ वर्जन मैंने आपको इस बॉक्स के थ्रू दिखाया है. प्लीज़ रिमेंबर, इसके लोअर एंड के ऊपर में होल्स रहते हैं, एंटीरियर होल, पोस्टीरियर होल, एंड वन होल दैट इज मीडियोलैटरल. वन होल दैट इज मीडियोलैटरल. पकड़ते ही समझ जाना है लोअर एंड से कि ये टिबियल नेल है. टिबियल नेल का IMIL है, दैट इज इंट्रामेडुलरी इंटरलॉकिंग नेल. अब हम अपर एंड की बात करते हैं. अपर एंड जो होता है ना, वहाँ पर भी दो इसके क्या बोल सकते हैं, दो होल होते हैं. ये मैंने अबव नेल बिलो नेल गलती से लिख दिया. दो होल्स रहते हैं. दी अपर होल इज गोइंग टू बी ऑब्लॉन्ग, मतलब जब आप उसमें ऐसे कोई भी वायर डाल करके देखोगे ना, तो ऐसे ऐसे ऑब्लॉन्गेटेड जाएगी. एंड लोअर वन इज द स्मॉल वन, जिसके अंदर में ऐसे हॉरिजॉन्टली जाएगी. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टिबियल नेल. तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर कोई आकर के पूछता है, व्हाट इज दिस एंगल? 11 डिग्री एंगल, हर्ज़ॉग्स एंगल. ओके, 11 डिग्री एंगल, हर्ज़ॉग्स एंगल. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे समझते हैं कि भैया जो ये बेंड है ये फेस करेगा किसको? फेस करेगा टिबियल ट्यूबरोसिटी को. बट ऐसा नहीं है. अगर आप देखें, मैंने आपको दिखा रखा है, दिस इज एंटीरियर पार्ट, दिस इज पोस्टीरियर पार्ट. तो ये हर्ज़ॉग्स एंगल कहाँ फेस कर रहा है? पोस्टीरियरली फेस कर रहा है. ठीक है, लैटरल व्यू के अंदर में हमने आपको टिबिया दिखाई है. एंड हाउ मच इज द हर्ज़ॉग्स एंगल? 11 डिग्रीज. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच दे आर गोइंग टू आस्क यू, 130 डिग्री किसका एंगल होता है? तो देखो ऊपर अभी लिखवाया था, 130 डिग्री इज द एंगल फॉर द PFN, दैट इज द प्रॉक्सिमल फेमोरल नेल. ओके, दैट इज द प्रॉक्सिमल फेमोरल नेल. अब नीचे आ जाओ, फीमर नेल एंड प्रॉक्सिमल फीमर नेल. कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे? जिसके होल में एंगल है वो प्रॉक्सिमल फीमर नेल है. जिसके होल में एंगल है वो प्रॉक्सिमल फीमर नेल है. ठीक है, और जिसके होल में एंगल नहीं है वो फीमर नेल है. तो प्रॉक्सिमल फीमर नेल कहाँ यूज़ करते हो? इंट्राट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर ऑफ फीमर. इंट्राट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर ऑफ फीमर में आप प्रॉक्सिमल फीमर नेल या फिर PFN जो है वो यूज़ करते हो इंट्राट्रोकेंटर फ्रैक्चर फीमर में. ठीक है, अच्छा, प्रॉक्सिमल फीमर नेल में भी ये दो तरीके के होल्स रहते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड एज डायनेमिक होल एंड नीचे वाला इज कॉल्ड एज स्टैटिक होल. मतलब ऊपर वाला डायनेमिक लॉक है, नीचे वाला स्टैटिक लॉक है. ठीक है, समझ में आ गया? तो ऊपर वाला डायनेमिक है, मीन्स सम अमाउंट ऑफ रोटेशन विल बी पॉसिबल. ठीक है, ओके. चलिए जी,
नेक्स्ट इज योर टेंस. नाउ व्हाट इज टेंस? दिस इज टाइटेनियम इलास्टिक नेल. देखो जी, एक कैच है इसमें, आपको प्लीज़ ध्यान से समझना है. आप जब आपके एक्सरेज देखोगे तो वहाँ पर आपको जो है फ्रैक्चर दिखेगा. फ्रैक्चर जब भी आपको दिखेगा तो आप प्लीज़ ये देखना कि ये जो फ्रैक्चर दिख रहा है ये पीडियाट्रिक स्केलेटल फ्रैक्चर है या एडल्ट है. क्योंकि टेंस नेल जो है हमारा ये चिल्ड्रन में यूज़ करते हैं. वाई? बिकॉज इट इज़ अ फ्लेक्सिबल नेल. ओके, कि कौन से एज ग्रुप में? 3 to 12 ईयर्स में. कितने वेट में? 35 to 50 kgs में. ओके, समझ में आ गया? या सो इसका जो प्रिंसिपल है टेंस नेल का, दैट इज द 3 पॉइंट फिक्सेशन. अच्छा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेंस? दैट इज द टाइटेनियम इलास्टिक नेल. ओके, टाइटेनियम इलास्टिक नेल. नाउ व्हाट इज द 3 पॉइंट फिक्सेशन? प्लीज रिमेंबर, ये आप में है ना इस फॉर्मेट में डालते हो, स्पाइरल में. And what you are supposed to say कि the pressure exerted on the cortex of the bone which is responsible for keeping the fracture in alignment. Repeating, the pressure exerted on the cortex of the bone which is responsible for keeping the fracture in alignment is maximum on the cortex. ठीक है. सो 3 पॉइंट फिक्सेशन का क्या मतलब है? एक पॉइंट वो जहाँ पर आप इंसर्ट कर रहे हो, एक पॉइंट वो जहाँ से ये बाहर निकल रहा है, और दूसरा पॉइंट जो है वो होगा, तीसरा पॉइंट जो वो होगा जहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करना है कॉर्टेक्स के ऊपर में. एक लाइन में अगर मैं बोलूँ, सो द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द स्पाइरल इज ऑन द कॉर्टेक्स सो दैट द मैक्सिमम प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन टू द. ओके, सो दिस वॉज अबाउट दी टेंस वायर. फाइन. चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंशर्स क्लोवर लीफ नेल. ठीक है. नाउ कंशर्स क्लोवर लीफ नेल क्या होता है? प्लीज रिमेंबर, इट हैज़ गॉट 2 ब्लंट एंड्स. ठीक है, विद द आई इन बिटवीन. ठीक है. कंशर्स क्लोवर लीफ जो अपना नेल है उसमें क्या रहेगा? इट हैज़ गॉट 2 ब्लंट एंड्स. ठीक है, विद एन आई इन बिटवीन. ओके, सो कंशर्स का कैसे है? अगर आप फोटो में देखोगे ना तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा. यार दिस इज कंशर्स. ठीक है, क्लोवर लीफ नेल, के नेल जिसको आप बोलते हो, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्लोवर लीफ के जैसा ही रहता है. अब आप फिगर नंबर 23.4 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको समझेगा कि इट हैज़ गॉट 2 ब्लंट एंड्स, ऊपर एंड नीचे वाला. ठीक है. देन अ होलो शाफ्ट दैट जो कि बोन मैरो की कॉन्टिन्यूटी को बना करके रखेगा. ओके, समझ में आ गया? तो एग्जामिनर का बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक क्लोवर लीफ इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज क्लोवर लीफ इज समथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द रोटेशनल स्टेबिलिटी, यानी बोन को ना घूमने नहीं देगी इधर उधर. ओके, एंड देर इज एन आई विच इज प्रेजेंट फॉर व्हाट पर्पज? फॉर द नेल एक्सट्रैक्शन. ओके, सो दिस इज फॉर द कंशस क्लोवर लीफ नेल. ठीक है. अगेन इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज व्हाट? दैट इज द 3 पॉइंट फिक्सेशन. ओके, 3 पॉइंट फिक्सेशन. ओके, so this is it. And how will you determine the length is not very important. Okay, you can just skip it. And next is the conscious V nail. Now V nail means जिसका क्रॉस सेक्शन कैसे रहेगा? V रहेगा. ओके, सो ये V nail क्या है? V nail अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो V nail इज समथिंग कि जिसके अंदर में आपका एंटीबायोटिक का आप एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं. ठीक है. सो एंटीबायोटिक इंसर्शन के लिए आजकल ये यूज़ करते हैं. अदरवाइज कंशस वी नेल वॉज क्लासिकली मेंट फॉर द शाफ्ट ऑफ टिबिया फ्रैक्चर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर IL, दैट इज द इंटरलॉकिंग नेल. नाउ व्हाट इज इंटरलॉकिंग नेल? तो एक मॉडनी करके एक बंदा है, ही वॉज द पायनियर ऑफ इंटरलॉकिंग नेल. दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, मॉडनी. नाउ वेयर यू आर गोइंग टू यूज दिस? अगेन इंटरलॉकिंग नेल का भी, IMIL का भी यही रहेगा. योर वर्क मतलब कहाँ पर यूज़ करते हो? शाफ्ट ऑफ फीमर फ्रैक्चर में. इंटरलॉकिंग नेल में प्लीज़ रिमेंबर इट हैज़ गॉट डायनेमिक बोल्ट्स. ठीक है, एंड देन स्टैटिक बोल्ट्स, ये दोनों रहते हैं. फाइन. अच्छा, अब आप अगर 23.6 फिगर के अंदर में देखोगे ना तो डायनेमिक होल, स्टैटिक होल ये तो है ही हर IMIL में. अब ये कहाँ से क्रॉस कर रहा है? ये पायरिफॉर्म फोसा से जा रहा है अपर पोल ऑफ पेटला तक. ठीक है, ये हमारे IL नेल, इंटरलॉकिंग नेल की बात है. इंटरलॉकिंग क्यों? बिकॉज देयर आर 2 होल्स प्रेजेंट जहाँ पर ये लॉक कर दिया जाता है. तो इट इज़ गोइंग फ्रॉम द पायरिफॉर्म फोसा टू द अपर पोल ऑफ द पेटला. Okay, so there is one more nail that is called as the rush nail, and for what purpose you are going to use the rush? Rush is for the fixation of ulna or the fibula. That's it. Okay, so this was all about our nails, and in the next video we will discuss about the hip implants. Thank you so much for watching.